Hi folks, so welcome back. So in this video I'm going to cover a small finance bank जिसने अपना Q2 का रिजल्ट रिसेंटली पोस्ट किया है. तो दैट इज AU स्मॉल फाइनेंस बैंक. अभी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का अगर देखो तो दे आर प्रेजेंट इन अराउंड 21 स्टेट्स एंड दे हैव अराउंड 2600 प्लस उनके टच पॉइंट्स है. मतलब उनके ब्रांचेज हो गए, ATMs हो गए, जो भी मिला के अराउंड 2600 के आसपास है. करंटली उनका लोन बुक का जो साइज़ है दैट इज़ अराउंड 1,22,000 करोड़. एंड उनका ग्रोथ कितना है लोन बुक में, दे जस्ट ग्रू है अराउंड 17%. ठीक है. सो बड़े बैंक्स में तो आप ग्रोथ भूल ही जाओ. HDFC, कोटक, एक्सिस, ये सब का तो मतलब 9-10% का आसपास का ग्रोथ आ रहा है. तो क्रेडिट ग्रोथ इज़ अराउंड 9-10%. तो ये सब जो छोटे छोटे कंपनीज़ है, AU स्मॉल फाइनेंस हो गया, थोड़े स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में अगर आप देखो, सूर्योदय हो गया, उज्जीवन, इक्विटास, जना, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब जो छोटे कंपनीज है दे मस्ट ग्रो एट अ बेटर रेट, क्योंकि उनका बेस भी छोटा है, उनका साइज छोटा है, तो दे कैन इजीली ग्रो एट अ बेटर रेट. बट अभी इनका भी ग्रोथ कितना आ रहा है, अराउंड 17% के आसपास. तो मतलब ग्रोथ इज़ नॉट बैड, बट उतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी अच्छा भी नहीं है. ठीक है, क्योंकि 1 लाख करोड़ का साइज है, 1,20,000 करोड़. एंड बट यू आर स्टिल ग्रोइंग एट अराउंड 17%. उनका गाइडेंस क्या होता है वो मेन देख लेते हैं. तो गाइडेंस उनका है टू ग्रो बाय अराउंड 2 to 2.5 टाइम्स नॉमिनल GDP का ग्रोथ. तो GDP ग्रोथ मतलब आप देखो 5-6% एंड प्लस और 6% इन्फ्लेशन, तो मतलब 10-12% के आसपास का आपका, 9-10% का आपका GDP का ग्रोथ रेट है. तो दे मस्ट ईजिली ग्रो बाय अराउंड 20-25% के आसपास का ग्रोथ आना चाहिए फॉर FY 26. बट लास्ट क्वार्टर ही उन्होंने बोला जो क्रेडिट ग्रोथ एंड ये सब थोड़ा स्लो हो गया. ठीक है. तो इसलिए उनका गाइडेंस मुझे लग रहा है दे कैन, उन्होंने लास्ट क्वार्टर बोला था कि उनका गाइडेंस वुड बी अराउंड 18-20%. बट स्टिल उन्होंने ये क्वार्टर में फिर से रीअफर्म करके बोला है 2 to 2.5 टाइम्स होएगा हमारा ग्रोथ. तो 25%, 20-25% का गाइडेंस दिया है. एंड क्वार्टर में कितना ग्रोथ है, अराउंड 17%. तो थोड़ा इट इज स्टिल लेटर लेस, बट हमें आगे जाके उनका एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा. डी पैट में तो डिग्रोथ है क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट सबका बढ़ गया है. ठीक है. निम्स में सबका थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, बट इट वुड बी अ पीक दिस क्वार्टर. क्योंकि क्या हुआ था कि अभी जो रेट कट्स जो आए थे ना, इसीलिए जो RBI ने जो रेपो रेट कट किया, तो आपका जो आपने जो लोन दिया है ना उसका रीप्राइजिंग इमिडिएटली हो जाता है. तो मतलब अगर RBI ने रेपो रेट कट किया बाई 25 बेसिस पॉइंट, अगर आपने मेजरली, सबका तो फ्लोटिंग पे ही होता है, इनका फिक्स भी है. ठीक है. इनका मेजरली फिक्स है. तो 70% इनका फिक्स है, 30% फ्लोटिंग पे आता है. तो 30% फ्लोटिंग रेट है, तो मतलब वो कम होके अगर 25 बिप्स कम हो गया, मतलब अगर 10% पे लेंड किया है तो वो 9.75 हो जाएगा. तो आपका आपने जो लेंड किया वो आपका तो कम हो गया. ठीक है, वो रेट कम हो गया, तो मतलब आपका यील्ड कम हो गया. बट आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो थोड़ा ऑन ग्रेजुअली, वो क्योंकि MCLR बेस्ड होता है, MCLR उतना डिटेल में नहीं जा रहा है, बट वो 2-3-6 महीने के बाद वो रिप्राइज होकर कम होता है. तो आपको टेम्पररी एक ट्रांजिशन होता है, एक एक 6 महीने का, 7 महीने का, जिसमें आपका निम्स थोड़े कॉन्ट्रैक्ट होता है अक्रॉस ऑल द स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑल द बैंकिंग स्पेस. ठीक है, PSU ले लो, प्राइवेट बैंक ले लो, जो भी, सबका निम्स में थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन तो आएगा ही. तो ये वही हो रहा है इन दिस क्वार्टर. बट ये क्वार्टर उनका इंप्रूवमेंट आया है, एंड नेक्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड्स भी, नेक्स्ट क्वार्टर भी दे आर साइनिंग की टेलिंग कि भाई हमारा इंप्रूवमेंट चालू रहेगा. तो निम्स हैव बॉटम्ड आउट तो अराउंड 5.5% हो गए थे दिस क्वार्टर. लास्ट क्वार्टर 5.45 थे. एंड ऑल्सो उनका अगर अनसिक्योर्ड वाला बिजनेस भी है, ठीक है, तो उनको ना माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट भी है. तो उन्होंने जब माइक्रो फाइनेंस का जो प्रॉब्लम जो है, जब वो स्टार्ट हुआ था, उन्होंने उसके पहले ही जस्ट दे हैड अक्वायर्ड अ बैंक, एक छोटा बैंक था, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक करके एक था, उनको अक्वायर किया था. तो जो माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग कर रहा था, मतलब जब भी उन्होंने अक्वायर किया उसके बाद से ही प्रॉब्लम स्टार्टेड इन द माइक्रो फाइनेंस स्पेस. तो क्या करना पड़ा उनको, वो वाला जो बुक है वो डिग्रू करना पड़ा. वहाँ पे लोन बुक डिग्रू हो गया. तो उनका सिक्योर्ड वाला बुक में ग्रोथ देखूँ तो दैट इज अराउंड 22%, बट ओवरऑल ग्रोथ 17% आ जाता है, क्योंकि ये माइक्रो फाइनेंस वाला बुक ही 23% डिग्रो हुआ है. तो उनका टोटल ओवरऑल AUM अगर देखूँ तो 4 पार्ट डिवीजन है. एक हो गया उनका रिटेल सिक्योर्ड वाला लोन्स, उसमें क्या हो गया, आपके लैप हो गया, आपका व्हील, मतलब ये व्हीकल वाले व्हील्स वाला सेगमेंट है. आपका मॉर्गेज लोन, मतलब लैप ही हो गया, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, गोल्ड लोन हो गया. तो 67% वहाँ से आता है कॉन्ट्रीब्यूशन, विच इज़ सिक्योर्ड. एक हो गया उनका कमर्शियल बैंकिंग, उसमें क्या हो गया आपका सप्लाई चेन फाइनेंसिंग, वर्किंग कैपिटल लोन्स, MSME लोन्स. तो दैट इज़ अराउंड 21%, वो भी सिक्योर्ड है. दूसरा आ गया उनका इंक्लूसिव बैंकिंग, मतलब ये आपका माइक्रो फाइनेंस वाला जो अनसिक्योर्ड है कम्प्लीटली, तो दैट इज अराउंड 6-7%.
फिर दूसरा हो गया आपका डिजिटल अनसिक्योर्ड, मतलब उनके ऐप के थ्रू लेंडिंग करता है, एंड दैट इज़ 2-3% कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, वो पर्सनल लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड लोन, वो वाला सेगमेंट है। एंड एक उनका फाइनली SME MSME एंड आपका अदर सेगमेंट, ठीक है, तो दैट इज़ अराउंड 4%, वो एग्री लोन एंड एग्री एंड अलाइड लेंडिंग, तो मिनिमम एक्सपोजर वहाँ पे। तो करंटली उनका सिक्योर्ड बुक इज़ अराउंड 90% के आसपास सिक्योर्ड है, 10% रिमेनिंग अनसिक्योर्ड। अभी उनको एक अच्छा न्यूज़ ये है कि उनको RBI से लाइसेंस मिल गया टू बिकम अ यूनिवर्सल बैंक। सो अभी एक स्मॉल फाइनेंस बैंक जो था वो अभी एक यूनिवर्सल बैंक बन गया। तो मतलब 3-4 गुड न्यूज़ है फॉर द कंपनी। क्या है? सबसे पहला है कि आपका एक ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ गया, तो आपका डिपॉजिट साइज में, आपका डिपॉजिट साइड में उनका करेंटली डिपॉजिट में, मतलब जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट एंड सब होता है, तो डिपॉजिट में उनका ग्रोथ है अराउंड 21%। उसमें से कासा रेशो, मतलब करंट अकाउंट में कितना पैसा है, सेविंग अकाउंट, दोनों को ऐड करके अराउंड, अगर 100 रुपये का उनका डिपॉजिट का साइज़ है, अगर 100 रुपया किसी ने बैंक में डिपॉजिट किया उसके एवरेज, उसमें से 30 रुपीज़, 29-30 रुपीज़ उनका करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में पड़ा है। तो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में जितना पैसा ज़्यादा रहेगा उतना बैंक के लिए अच्छा है, क्योंकि उसको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि करंट अकाउंट में तो आपको 0% इंटरेस्ट मिलता है, सेविंग अकाउंट पे आपको 2-3% हार्डली मिलेगा। तो दैट इज़ अराउंड 29.4%, लास्ट क्वार्टर अराउंड 29% के आसपास था। तो एक उनका ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ा। दूसरा, उनको सस्ता लोन पड़ा ऑन द डिपॉजिट साइड एज, एंड ऑल्सो एज उनका एक बड़ा नाम हो जाएगा, क्योंकि वो यूनिवर्सल बैंक बन गया, तो उनको दूसरे दूसरे बैंक, दूसरे NBFC जो है उनको भी लेंडिंग जो करते हैं वो भी सस्ते रेट पे मिलेगा, मतलब कॉस्ट ऑफ बोरिंग दूसरे साइड से भी उनका कम होगा। तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। एंड और एक होता है उनका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में जो करना होता है, तो दैट वाज, वो उसका भी रिक्वायरमेंट कम होगा। तो मतलब क्या होता है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग? तो यू हैव टू चॉइसेस, एक आपको एक लोन देना है जो बंदा एक बंगलो में रह रहा है, एंड दूसरा एक आपको लोन देना है एक कस्टमर जिसको मालूम नहीं वो कल क्या खाने वाला है। तो बैंक कौन सा प्रेफर करेगा? जो बंगलो में रह रहा है। क्यों? क्योंकि उसका लाइफस्टाइल अच्छा है, उसने उसका मतलब घर अच्छा है, उसका उतना मतलब घर बना है, कोई तो रीज़न होगा उसने बनाया, ठीक है। एंड दूसरा अगर जो बंदा है जो 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 टाइम पे, मतलब जिसको नहीं मालूम, ही इज़ पुअर, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पे कैसा होता है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक को एक प्रायोरिटी सेक्टर है, मतलब ये जो Tier 3, 4, 5 सिटीज़ में ये जो अनसिक्योर्ड लोन में आपको ज़्यादा रहना पड़ता है, बट अभी ऐसा नहीं है। तो दे कैन गो एंड शिफ्ट टूवर्ड्स मोर टूवर्ड्स सिक्योर्ड कस्टमर्स, दैट इज क्रेडिट जिसका सिबिल स्कोर अच्छा है, क्रेडिट क्वालिटी अच्छा है, वो कस्टमर को लेंडिंग कर सकता है, क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम होगा। अभी पहले कैसा था कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक को, इनका तो अभी कोई नाम नहीं है उतना बड़ा, ठीक है, नॉट टॉकिंग अबाउट AU, बट जो छोटे छोटे अभी सूर्योदय, उत्कर्ष, उज्जीवन, इक्विटास, ये सब का थोड़ी उतना बड़ा नाम हुआ है अभी तक। IDFC फर्स्ट बैंक का भी अभी अभी मतलब अच्छा खासा प्रेजेंस बढ़ा है। तो उनको मतलब कोई लोन देने को उनको कोई इन्वेस्टर क्यों पैसा डालेगा वो कंपनी में? तो उनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग थोड़ा हाई रहता है, क्योंकि उनका रेटिंग भी थोड़ा कम रहता है। तो दे हैव टू बोरो एट अ हायर रेट। अभी वो अगर हायर रेट पे बोरो कर रहे हैं, ठीक है, 6-7% अगर पे वो बोरो कर रहे हैं, एंड वो लैंड कर रहे हैं 8-9% पे, तो 2-3% कमा के उससे अच्छा तो बैंक बंद कर डाले, ठीक है। तो इसलिए दे हैव टू गो मोर टूवर्ड्स अनसिक्योर्ड कस्टमर, माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स, जहाँ पे दे कैन चार्ज इजीली 15-20-30%, 25% भी चार्ज करते हैं। अरमान फाइनेंशियल करके NBFC है, वो 20-25% तो आराम से चार्ज करता है, तो बीच में वो तगड़ा मार्जिन बनता है। इसलिए उनका इनका निम्स थोड़ा हाई रहता है, ये जब जो माइक्रो फाइनेंस NBFCs का अगर देखो तो एज उनका जो साइज़ बढ़ेगा, स्केल बढ़ेगा, ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ेगा, इसलिए उनका कॉस्ट ऑफ फंड नीचे आ जाएगा, एंड एज दे कैन यील्ड एंड बेटर रेट, एंड दे कैन डायरेक्टली कॉम्पीट विद द बिगर बैंक्स, ठीक है, HDFC, कोटक उसके साथ, क्योंकि अभी उनको लाइसेंस मिल गया। तो ये एक अच्छा न्यूज़ है उनके लिए। बट हाँ, मेन ऑल थिंग्स लाइज ऑन द ग्रोथ। तो इनका करंटली देखो तो रिटर्न रेशियोज भी, ROA वॉज अराउंड 1.4, लास्ट क्वार्टर 1.5 था, ROA 12.4 हो गया वर्सेस 13.3 क्वार्टर। तो क्रेडिट कॉस्ट एज उनका थोड़ा बढ़ गया था दिस क्वार्टर। उन्होंने लास्ट क्वार्टर में ही बोला था कि उनको थोड़ा कमर्शियल व्हीकल वाले सेगमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। तो HDB फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी बोला था उनको ये व्हील्स वाले, उनका जो कमर्शियल व्हीकल एंड MSME दोनों सेगमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। एंड दिस क्वार्टर भी उन्होंने वही बोला, ठीक है, तो उनका भी आई हैव डिस्कस वीडियो, मैंने पहले 2-3 दिन पहले अपलोड किया, तो यू कैन लुक एट दैट एज वेल। सो ये हो गया HDB फाइनेंशियल का रिटर्न रेशियोज। अभी क्रेडिट कॉस्ट उनका देखो तो इट वॉज अराउंड 0.6% के आसपास था, लास्ट क्वार्टर 0.3% के आसपास था। उनका गाइडेंस क्या है? दैट वॉज नॉन एनुअलाइज, ठीक है, मतलब वो छोड़ो वो सब, एनुअलाइज उन्होंने बोला है
पूरे साल में दे आर टारगेटिंग क्रेडिट कॉस्ट टू बी अराउंड 1% के आसपास। अभी कितना था, 1.2% था ये क्वार्टर। तो अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि एवरी क्वार्टर हमें ट्रैक करना है कि ये क्रेडिट कॉस्ट अगर जितना कम होगा उतना बेटर है कंपनी के लिए। एंड यील्ड मतलब जो रेट पे वो लेंड करता है कस्टमर्स को, तो दैट वाज अराउंड 13.9, लास्ट क्वार्टर 14.1% था। कॉस्ट ऑफ फंड थोड़ा कम हुआ है एज आरबीआई ने जो रेपो रेट की है कट, इसलिए उनको थोड़ा बेनिफिट्स अभी मिल रहे हैं। तो वो 6.8 हो गया वर्सेस 7.1 क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ओवरऑल आपका निम्स इंप्रूव हुआ बाई अराउंड 5.5 हो गया वर्सेस 5.4 पे ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। एंड कॉस्ट टू इनकम रेशियो इट वाज अराउंड 57% वर्सेस 57% ही था लास्ट क्वार्टर ही, तो वो उतना कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं, स्टेबल ही है। कॉस्ट टू इनकम बेसिकली क्या बोलता है, अगर इफ़ यू आर अर्निंग अराउंड 100 रुपीज़, आपका कॉस्ट इज अराउंड, आपका और कॉस्ट में क्या हो गया, आपका रेंट ले लो, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल सब हो गया, एम्प्लॉय को सैलरी देना है, नया कोई ब्रांच खोलना है, ये सब आपका कॉस्ट हो गया। आपका मार्केटिंग कर रहे हो, आप कोई स्पॉन्सरशिप कर रहे हो, कोई कंपनी को आए, कोई आईपीएल में कोई टीम को स्पॉन्सर कर रहे हो, कोई एडवर्टाइजमेंट में खर्चा कर रहे हो, तो दैट ऑलवेज और आपका एक्सपेंस। तो वो दैट इज और अगर वो होता है 57 रुपीज़, तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो हो गया आपका 57%। जोग्राफिकल मिक्स में भी देखो तो दे स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम नॉर्थन साइड ऑफ इंडिया, तो राजस्थान साइड से स्टार्ट हुआ, तो मेजॉरिटी अभी भी वहाँ से ही आता है। 26% राजस्थान से आता है। महाराष्ट्र में अभी अच्छा खासा प्रेजेंस हो गया, इट इज अराउंड 16% ऑफ द एरियम वहाँ से आता है। मध्य प्रदेश 13%, गुजरात इज अराउंड 11% एंड दिल्ली इज अराउंड 5%। अभी उनका गाइडेंस पे आ जाता है। एज आई टोल्ड, ग्रोथ गाइडेंस का मैंने जो बात किया, उन्होंने बोला कि इट वुड बी अराउंड 20 to 25% उन्होंने गाइडेंस दिया, बट अभी तक वो 17% हुआ है, तो इट इज़ ऑन द लोअर साइड ऑफ देयर गाइडेंस, वो भी हुआ नहीं है। तो अभी H2 में दे आर एक्सपेक्टिंग स्ट्रॉन्ग रिकवरी। उन्होंने वही बोला कि क्रेडिट ग्रोथ जो है वो खाली 9-10% रह गया है, वो पहले 16-17% था, 15-16% था इन FY24 में, तो वो क्रेडिट ग्रोथ ही आपका स्लो हो गया, तो आपका ओवरऑल इंडस्ट्री का ग्रोथ स्लो हो गया। तो वो बोल रहा था पहले 2.5 टाइम्स तो हम आराम से कर लेंगे, बट अभी वही स्लो हो गया, ठीक है, 16 से 10 हो गया, तो इसलिए उनको 20-25% ग्रो करना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। दूसरा उन्होंने बोला कि ये जो माइक्रो फाइनेंस वाला स्पेस था दैट इज़ बॉटम्ड आउट, एंड ये जो करंट साइकिल है उसमें अभी ग्रेजुअली ग्रोथ विल स्टार्ट। एंड ऑल्सो उनका जो अनसिक्योर्ड वाला जो बुक था, जो अभी तक कम हो रहा था, ठीक है, दिस क्वार्टर ऑल्सो दे डिग्रू बाय 23%, वो अनसिक्योर्ड वाले सेगमेंट, तो वो बोल रहे हैं वो अभी स्टेबलाइज होगा एंड अभी वो डिग्रोथ तो बंद हो जाएगा, तो जो यील्ड था उनका वो फिक्स रह जाएगा। क्योंकि अभी आप देखो, इफ़ यू आर लेंडिंग एट 16-17%, अगर आपका एंड वो आपका कम कर रहे हो, आप ओवरऑल पोर्टफोलियो में से आप कोई नया लेंडिंग वहाँ पे नहीं कर रहे हो, तो आपका ओवरऑल मिक्स में आपका यील्ड मतलब जो रेट पे आप लेंड कर रहे हो कस्टमर, वो कम हो जाएगा ब्लेंडेड अगर देखो तो, क्योंकि आप वो साइड में कम जा रहे हो, आप ये सब होम लोन वो वाले सेगमेंट में ज़्यादा जा रहे हो। तो आपका जैसे जैसे आप सिक्योर्ड वाले सेगमेंट में ज़्यादा बढ़ाओगे, वैसे आपका निम्स यील्ड थोड़ा कंप्रेस होता है, तो मतलब जो रेट पे आप लेंड करते हो कस्टमर्स को। तो बाय द वे, इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनी ऑफ दीज टर्म्स लाइक यील्ड, निम्स, कॉस्ट ऑफ फंड्स, स्प्रेड, आपका एसेट क्वालिटी, GNP, NNPA, तो आई हैव मेड अ स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिव कोर्स बना टू एनालाइज एनी ऑफ द लेंडिंग प्लेयर्स, मतलब कोई भी बैंक ले लो, कोई भी NBFC ले लो, कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस लेंडर, MSME लेंडर, कोई भी बड़े बैंक्स, तो आपको बिगिनर लेवल से कम्प्लीटली यू विल अंडरस्टैंड। 6-7 घंटे का कोर्स है, आपको क्या मेन मेट्रिक्स देखना है, क्या देखना है फ्रॉम बिगिनर लेवल, मतलब यू डोंट नीड एनी MBA, कोई डिग्री नहीं चाहिए आपको, खाली ओपन माइंडसेट से के साथ आना है एंड आपको पूरा समझ आ जाएगा। तो यू मस्ट रजिस्टर, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, प्राइस भी सस्ता ही है, 499 रुपीज़ ही है। सो ऑल्सो अभी H2 में वो सब दे ऑल आर टेलिंग कि H2 में अच्छा खासा रिकवरी आएगा बिकॉज ऑफ GST कट आया है, तो ऑटो लोन्स में थोड़ा अच्छा खासा बेनिफिट आ सकता है। उनका कॉन कॉल जब हुआ था तो ये Q2 का, तब स्टिल हार्डली 10-15 दिन ही हुए थे टिल द रेट कट, मतलब अभी GST का कट आया है, ठीक है, तो 10-15 दिन ही हुआ था, तो इसलिए उन्होंने कुछ दे रिफ्रेन फ्रॉम सेइंग एनीथिंग मोर, बट दे उन्होंने बोला H2 अच्छा रहेगा, इकोनॉमी में रिकवरी भी अच्छा आ रहा है, एंड नेक्स्ट 2 years में दे आर ट्राइंग टू एक्सपांड मोर इनटू आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, साउथ में ज़्यादा जा रहा है, वो नॉर्थ से स्टार्ट हुआ, साउदर्न पार्ट में ऑफ इंडिया में वो ज़्यादा एक्सपोजर इंक्रीज कर रहा है। एंड कॉस्ट ऑफ फंड एज आई सेड, उन्होंने अभी उनके डिपॉजिट रेट में भी कॉस्ट ऑफ फंड्स कम कर डाले थे, तो अभी 25 बिप्स का कट लिया था इन Q2 दिस क्वार्टर, तो कॉस्ट ऑफ फंड 7.08 था, वो 6.83 हो गया। एंड उनका डिपॉजिट रेट में भी सेविंग अकाउंट में जो लेंडिंग कर रहा है वो एज आई टोल्ड 25 बिप्स कट हुआ, तो दैट इज़ गुड साइन कि उनका अभी निम्स में एक्सपेंशन आ सकता है आगे जाके।
ऑल्सो उनका गाइडेंस फॉर क्रेडिट कॉस्ट वुड बी अराउंड लेस देन 1%, लेस देन और उसके अराउंड 1% के आसपास। उन्होंने लास्ट क्वार्टर थोड़ा बढ़ाया था, बट ये क्वार्टर अभी फिर से दे टोल्ड कि 1% के आसपास ही रहेगा। तो गाइडेंस डिसेंट है, ग्रोथ ठीक ठाक आ रहा है, बट अभी हमें एग्जीक्यूशन देखना है, क्योंकि आई फाइंड ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इट इज़ गुड, बट आई फील ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक वाला जो सेगमेंट है, यहाँ पे सूर्योदय इज़ द वन, उसने सबसे अच्छा गाइडेंस दिया। अभी उनका रिजल्ट देखना पड़ेगा, उनका अपडेट तो आया, ठीक है, दे ग्रो बाय 23%। उसके बाद आता है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक दैट हैव ग्रोन बाय अराउंड 17%। तो मतलब 6-7% का गैप है बिटवीन द फर्स्ट फास्टेस्ट प्लेयर एंड द सेकेंड फास्टेस्ट प्लेयर। एंड उसके बाद तो सब स्लो प्लेयर्स है, ठीक है। कौन? उज्जीवन हो गया, इक्विटास हो गया, जना स्मॉल फाइनेंस 20% बोलता है, तो जना इज ऑल्सो गुड। उज्जीवन भी 18-20% बोलता है, उन्होंने 15% के आसपास ग्रोथ किया। इक्विटास 15% बोलता है, उन्होंने 8% के आसपास का ग्रोथ किया। बिजनेस अपडेट, ये कहाँ से मैं बोल रहा हूँ, ये बिजनेस अपडेट जो आया था उनका, जो Q2 का, वहाँ से बोल रहा हूँ। एंड ये ईसाफ एंड उत्कर्ष तो मतलब आप भूल ही जाओ, वो दैट आर द वर्स्ट प्लेयर्स, उनका तो डी ग्रोथ ही आता है हमेशा। तो ये हो गया आपका एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का बात। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं, थैंक यू।